हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंतर्दृष्टिकोण। हाल के घटना से हम वाकिफ हैं कि भारत के महाराष्ट्र राज्य में 768 से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर लिए हैं। यह तो वे आंकड़े हैं जिसको संसद में प्रस्तुत किए गए, परंतु भारत के कई अलग अलग हिस्सों में किसानों की लगभग यही दुर्दशा है। और शायद यदि हम विश्व पर नजर डालें तो ऐसा कोई देश नहीं है जहां कमोबेश किसान वर्तमान परिस्थितियों से त्रस्त नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आने वाला भविष्य किसान का कैसा होगा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग सरकार, समूह, कई सारी एजेंसियां द्वारा खोजे जा रहे हैं और समाधान कई भिन्न तरीकों और नीतियों के माध्यम से किए जा रहे हैं। बहरहाल इन सब परिस्थितियों के लिए यदि इसकी पृष्ठभूमि को देखें तो मानवीय सभ्यता के इतिहास में कृषि क्रांति उत्तरदायी रही है। जैसा कि हमारी बात एक प्रश्न से शुरू होती है। प्रश्न है, मानवीय सभ्यता के उद्विकास में क्या कृषि क्रांति धोखा है अथवा मानव को नियंत्रित करने वाली एक जाल? इन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में हम एक रोचक कहानी के माध्यम से इस पर चर्चा करते हैं। पिछले 25 लाख सालों तक मनुष्य उन वनस्पतियों को बटोरकर और उन पशुओं का शिकार कर अपना उदर पोषण करते थे जो उनके हस्तक्षेप के बिना रहते और प्रजनन करते आए थे। होमो इरेक्टस, होमो एगार्डस और निएंडरथल्स आधुनिक मानव के पूर्वजों का ये नाम है। जैसा कि हमें पता है कि मानव पूर्व में इनके पूर्वज सेपियंस थे, वो आधुनिक है। इससे भी कई सारे हमारे पूर्वज हैं जो होमो इरेक्टस, होमो एगार्डस और निएंडरथल्स, उनके बारे में बात हो रही है। वो जंगली गूलर तोड़ते थे और जंगली भेड़ों का शिकार करते थे, और यह करते हुए वे यह फैसला नहीं लेते थे कि गूलर के वृक्षों को कहाँ उगना चाहिए, भेड़ों के झुंड को किस चारागाह में चरना चाहिए, या कौन सा बकरा किस बकरी का गर्भाधान करे। होमो सेपियंस, जो सेपियंस के पूर्वज हैं, पूर्वी अफ्रीका से मध्य पूर्व तक, यूरोप और एशिया तक और अंततः ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक फैले। लेकिन जहां कहीं भी वे गए, सेपियंस ने भी जंगली वनस्पतियां एकत्र कर और जंगली जानवरों का शिकार कर अपनी आजीविका को जारी रखा। और कुछ करने की जरूरत भी क्या है जब जीवन शैली आपको प्रचुर मात्रा में भोजन मुहैया कराती हो और सामाजिक संरचना हो, धार्मिक आस्था तथा राजनीतिक सक्रियता की समृद्ध दुनिया को सहारा देती हो। यह सब 10,000 साल पहले बदल गया जब सेपियंस ने कुछ जीव और वनस्पति प्रजातियों के जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश में अपना सारा समय खर्च करना शुरू कर दिया। सूर्योदय से सूर्यास्त तक मानव बीज बोते थे, पौधे को पानी देते थे, जमीन की निराई करते थे और भेड़ों को सबसे अच्छे चारागाहों में ले जाते थे। उनका ख्याल था कि यह काम उन्हें ज्यादा से ज्यादा फल, अनाज और मांस उपलब्ध कराएगा। यह मनुष्य की जीवन पद्धति में एक क्रांति थी, कृषि क्रांति। कृषि का विस्तार एक बहुत ही कर्मिक प्रक्रिया थी जो सदियों और सहस्राब्दियों तक फैली थी, यानी हजारों साल तक। मशरूम और फलों के बीजों का संग्रह करने वाले और हिरन तथा खरगोश का शिकार करने वाले होमो सेपियंस के समूह ने अचानक गांव में बसकर खेतों को जोतना, बोना और सिंचाई के लिए नदी से पानी लाना शुरू कर दिया था। परिवर्तन एक एक सीढ़ी आगे बढ़ा और हर सीढ़ी पर रोजमर्रा जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाते गए। यह परिवर्तन 95 से 8500 ईसा पूर्व के आसपास दक्षिण पूर्वी तुर्की, पश्चिम ईरान और लेवांत में घटित हुआ। गेहूं के उत्पादन और बकरियों को पालने की शुरुआत हालांकि धीमी थी, लेकिन लगभग 900
9000 ईसा पूर्व में हुई। मटर और मसूर की खेती की शुरुआत लगभग 8000 और जैतून की 5000 और अंगूरों की 3500 ईसा पूर्व में हुई। कुछ जानवरों और वनस्पतियों जैसे कि ऊँटों और काजुओं का घरेलू इस्तेमाल और भी बाद में शुरू हुआ। 3500 ईसा पूर्व तक खेती और पालतूकरण की लहर समाप्त हो चुकी थी। यहाँ तक कि आज भी हमारी सारी उन्नत तकनीक के साथ मनुष्यों का उदर पोषण करने वाली कैलोरी का 90% हिस्सा उन मुट्ठी भर वनस्पतियों से आता है जिन्हें हमारे पूर्वजों ने 95 से 3500 ईसा पूर्व के बीच उगाना शुरू किया था। गेहूं, चावल, मक्का, आलू, जौ और बाजरा पिछले 2000 सालों के दौरान किसी भी उल्लेखनीय वनस्पति या जानवर का उत्पादन शुरू नहीं हुआ। अगर हमारे दिमाग वही हैं जो शिकारी संग्रहकर्ताओं के थे, तो हमारे भोजन भी वही हैं जो प्राचीन कृषकों के हुआ करते थे। किसी समय में अध्येताओं का ऐसा मानना था कि कृषि का विस्तार उसके एक मध्य पूर्व उद्गम बिंदु से दुनिया के चारों कोनों तक हुआ। आज अध्येता इस बात पर एक मत है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में कृषि का विकास वहां मध्य पूर्व के कृषकों की कृषि क्रांति के निर्यात की वजह से नहीं, बल्कि स्वतंत्र रूप से हुआ। मध्य अमेरिका के लोगों ने मध्य पूर्व की गेहूं और मटर की खेती की किसी भी तरह की जानकारी के बगैर ही मक्के और सेम, जिसे बीन्स कहा जाता है, की खेती शुरू की थी। मध्य अमेरिका लोगों ने मेक्सिको या लेवांत की कृषि संबंधी गतिविधियों से पूरी तरह नावाकिफ रहते हुए आलू की खेती और लामाओं को पालने की शुरुआत की। एक जानवर है। चीन के प्रथम क्रांतिकारियों ने चावल, जौ की पैदावार और सुअरों को पालने की शुरुआत की। उत्तरी अमेरिका के प्रथम बागवान वे थे जिन्होंने गोर्ड की खोज में झारों झंखारों की छानबीन करने से थककर कद्दू की खेती करने का फैसला किया। न्यू गिनी के लोगों ने जहां गन्ने और केले का पालतूकरण किया, वहीं प्रथम पश्चिमी अफ्रीकी कृषकों ने अफ्रीकी जौ, अफ्रीकी चावल, ज्वार और गेहूं को अपनी जरूरतों के अनुरूप ढाला। इन शुरुआती केंद्रों से कृषि का दूर दूर तक हर ओर विस्तार हुआ। ईसा की पहली सदी तक आते आते दुनिया के अधिकांश हिस्से की विशाल आबादी कृषक बन गई। क्या वजह है कि कृषि क्रांति का विस्फोट मध्य पूर्व, चीन और मध्य अमेरिका में हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, अलास्का या दक्षिण अफ्रीका में नहीं हुआ? बहुत सरल सी वजह है। वनस्पतियों और प्राणियों की ज्यादातर प्रजातियों को पालतू नहीं बनाया जा सकता। सेपियंस स्वादिष्ट कुकुरमुत्तों को खोज सकते थे और झबरीले मेमथ का शिकार कर सकते थे, लेकिन इनमें से किसी प्रजाति को पालतू बनाना असंभव था। फफूंद, जिसे कुकुरमुत्ता कहा जाता है, बहुत ज्यादा दुष्प्रय था और वह विशालकाय जानवर मेमथ बहुत आक्रामक और हिंसक था। हमारे पूर्वजों ने जिन हजारों प्रजातियों का शिकार किया था और बटोरा था, उनमें से बहुत थोड़ी सी ही ऐसी थी जो खेती करने और झुंड बनाकर पालने के उपयुक्त थी। ये थोड़ी सी प्रजातियां खास जगहों पर रहा करती थी और यही वे जगह हैं जहां कृषि क्रांतियां घटित हुई थी। अध्येताओं ने कभी घोषणा की थी कि कृषि क्रांति का विकास की दिशा में मानव जाति की बहुत बड़ी छलांग थी। आप इस पर क्या विचार रखते हैं? क्या कृषि क्रांति मानव जाति की एक बहुत बड़ी छलांग थी? बहरहाल, उन्होंने मनुष्य की दिमागी ताकत से परिचालित प्रगति की कहानी कही थी। विकास की प्रक्रिया ने धीरे धीरे और भी अक्लमंद मनुष्यों को उत्पन्न किया। अंततः लोग इतने चतुर होते गए कि वे प्रकृति के रहस्य को समझने में सक्षम हो गए, जिससे वे भेड़ों को पालने लगे और गेहूं की खेती करने लगे। जैसे ही यह हुआ, उन्होंने खुशी खुशी शिकारी संगठताओं का थका देने वाला, खतरनाक और अक्सर कठिन जीवन त्याग दिया और सुखद, संतुष्ट कृषक जीवन का आनंद लेने लगे।
यह एक कल्पना लोक की कहानी है। क्या ऐसा आप भी मानते हैं? इसका कोई प्रमाण नहीं है कि समय बीतने के साथ लोग ज्यादा अक्लमंद हो गए थे। भोजन खोजी प्रकृति के रहस्य को कृषि क्रांति के बहुत पहले से समझने लगे थे, क्योंकि उनका जीवन उन जानवरों जिनका वे शिकार करते थे और उन वनस्पतियों जिनका वे संग्रह करते थे को करीब से समझने पर निर्भर करता था। कृषि क्रांति ने सरलता पूर्वक जीवन यापन के नए युग की शुरुआत करने के बजाय कृषकों को भोजन खोजियों के जीवन के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल और कम संतोषदायी जीवन के सामने लाकर छोड़ दिया था। शिकारी संग्रहकर्ता अपना समय कहीं ज्यादा उत्तेजक और विविध तरीके से बिताते थे और उनके सामने भूखमरी और बीमारी का खतरा कम हुआ करता था। कृषि क्रांति ने मनुष्यों के उपयोग के लिए भोजन की कुल मात्रा में वृद्धि निश्चय ही की, लेकिन अतिरिक्त भोजन का अर्थ बेहतर खुराक और ज्यादा आराम नहीं था। इसके बजाय वह जनसंख्या विस्फोट और सिर चढ़े अभिजात्य वर्ग के रूप में फलित हुआ। एक औसत कृषक एक औसत भोजन खोजी के मुकाबले ज्यादा कठोर मेहनत करता था और बदले में एक बदतर खुराक हासिल करता था। कृषि क्रांति का इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था। क्या ऐसा आप भी मानते हैं कि कृषि क्रांति इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था, या अब तक के विचार से ऐसा लग रहा है, संभावना बन रही है? तो सवाल उठता है, जिम्मेदार कौन था? जिम्मेदार ना राजा थे, ना पुरोहित थे, ना व्यापारी थे। अपराधी थी मुट्ठी भर वनस्पतियां प्रजातियां, जिनमें गेहूं, चावल और आलू शामिल थे। इन वनस्पतियों ने होमो सेपियंस को पालतू बनाया, ना कि होमो सेपियंस ने इन्हें। यानी इस लाइन का अर्थ है कि गेहूं मानव को पालतू बनाया, ना कि मानव ने गेहूं को। जैसे एक किसान गाय पालता है तो गाय ने मानव को पालतू बनाया, ना कि मानव ने गाय को पालतू बनाया। इसका एक काल्पनिक उदाहरण से या विचारोत्तक निगाहों से देखते हैं। एक छोटी सी शॉर्ट तथ्य पर जरा गेहूं की निगाह से कृषि क्रांति के बारे में सोचिए। 10,000 साल पहले गेहूं महज एक जंगली घास थी। बहुत सी घासों में से एक घास जो मध्य पूर्व में एक छोटे से दायरे तक सीमित थी, अचानक थोड़ी सी संक्षिप्त सहस्त्राब्दियों के भीतर इसकी पैदावार सारी दुनिया में होने लगी। उत्तरजीविता और पुनरुत्पादन के बुनियादी विकासवादी मापदंड के मुताबिक गेहूं पृथ्वी के इतिहास की सबसे कामयाब वनस्पति बन चुका है। उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों जैसे इलाकों में जहां 10,000 साल पहले गेहूं का एक डंठल भी पैदा नहीं होता था, वहां आप सैकड़ों किलोमीटर तक चलते चले जाएं तो भी आपको गेहूं के अलावा कोई दूसरी वनस्पति नजर नहीं आएगी। हालांकि इसको आप भारत में भी देख सकते हैं। वैश्विक पैमाने पर गेहूं भूमंडल की 25 लाख वर्ग किलोमीटर तक को घेरता है, जो ब्रिटेन के आकार से लगभग 10 गुना है। यह घास एक नाचीज से सर्वव्यापी में कैसे बदल गई? गेहूं ने यह अपने फायदे के लिए होमो सेपियन यानी मानव को नियंत्रित करते हुए किया। यह बानर प्रजाति 10,000 साल पहले तक शिकार और संग्रह करते हुए अच्छा खासा चैन का जीवन जी रहा था, लेकिन इसके बाद इसने गेहूं की खेती में ज्यादा से ज्यादा उद्यम लगाने की शुरुआत की। कुछ ही हजार सालों के भीतर मनुष्य दुनिया के बहुत से हिस्सों में सुबह से शाम तक गेहूं की फसल पर ध्यान देने के अलावा और किसी भी चीज की खेती पर बहुत कम ध्यान देने लगे। यह आसान नहीं था। गेहूं उनमें या उनसे बहुत ज्यादा की मांग करता था। गेहूं को चट्टानें और कंकड़ पत्थर पसंद नहीं थे,
इसलिए मानव इन सब चीज़ों से खेतों को साफ करने में कमरतोड़ मेहनत करने लगे। गेहूं को अपनी जगह पानी और पोषक तत्वों को दूसरी वनस्पतियों से साझा करना पसंद नहीं था, इसलिए मर्द और औरतें पूरे दिन भर तीखी धूप में बैठकर खेतों की निराई करने लगे। गेहूं बीमार पड़ जाता था, इसलिए मानव को कीड़ों और पाले पर निगाह रखनी पड़ती थी। गेहूं खरगोशों से लेकर टिड्डी दल तक के अनेक दूसरे प्राणियों के सामने असहाय था जो उसे खाना पसंद करते थे, इसलिए किसानों को उसकी रखवाली और रक्षा करनी पड़ती थी। गेहूं प्यासा था, इसलिए मनुष्य झरनों और नदियों से पानी ढोकर उसकी सिंचाई करते थे। यहाँ तक कि इसकी भूख ने मानव को जानवरों का मल इकट्ठा करने पर मजबूर कर दिया, गोबर, ताकि वे इसे उगाने वाली जमीन को पोषण मुहैया करा सके, खाद पड़ सके। होमोसेपियंस मानव का शरीर इस तरह के उद्यमों के अनुरूप ढला हुआ नहीं था। वह सेब के वृक्षों पर चढ़ने और हिरणों के पीछे दौड़ने का अभ्यास था, न कि चट्टानें हटाने और पानी की बाल्टियां ढोने का। इसकी कीमत इंसानों की रीढ़ों, घुटनों, गर्दनों और तलुओं की मेहराबों को चुकानी पड़ी। प्राचीन कंकालों का अध्ययन संकेत करता है कि कृषि की दुनिया में प्रवेश ने अनेक किस्म की बीमारियों को जन्म दिया, जैसे कि स्लिप डिस्क, गठिया और हार्निया। इसके अलावा खेती से जुड़े नए उद्यम इतने ज्यादा समय की मांग करते थे कि लोगों को मजबूर होकर गेहूं के खेतों के करीब अस्थायी रूप से बस जाना पड़ा। इसने उनकी जीवन पद्धति को पूरी तरह बदल दिया। हमने गेहूं को घरेलू डोमेस्टिकेट नहीं बनाया, उसने हमें घरेलू बनाया। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि गेहूं को हमने घरेलू नहीं बनाया, गेहूं ने हमें घरेलू बनाया? वह कौन है जो घर में रह रहा है? गेहूं नहीं, सेपियंस मानव घर में रह रहे हैं। गेहूं ने होमो सेपियंस को किस तरह एक अच्छे खासे जीवन के बदले एक दयनीय अस्तित्व को चुन लेने के लिए राजी किया? उसने इसके बदले में क्या दिया? उसने कोई बेहतर आहार उपलब्ध नहीं कराया। याद रखें, मनुष्य सर्वभक्षी बानर है जो तरह तरह के भोजनों का लुत्फ उठाते हैं। कृषि क्रांति से पहले अनाज मनुष्य के आहार का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हुआ करते थे। अनाजों पर आधारित आहार खनिजों और विटामिनों की दृष्टि से कमजोर, पचाने की दृष्टि से मुश्किल और आपके दांतों और मसूड़ों के लिए वाकई बुरा होता है। गेहूं ने लोगों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई। एक किसान की जिंदगी एक शिकारी संगठता के मुकाबले कम सुरक्षित है। भोजन खोजी अपने जीवित बने रहने के लिए दर्जनों प्रजातियों पर निर्भर करते थे और इसलिए भोजन के संरक्षित भंडारों के बिना भी मुश्किल वक्तों में को सह सकते थे। अगर एक प्रजाति को की उपलब्धता कम हो जाती तो वे दूसरी बहुत सी प्रजातियों का शिकार और संग्रह कर सकते थे। कृषक समाज अभी बहुत हाल के वक्त तक अपनी कैलोरी की बहुत बड़ी मात्रा के लिए घरेलू बना ली गई वनस्पतियों की बहुत थोड़ी सी किस्मों पर निर्भर करते थे, जैसे आलू, चावल, गेहूं। बहुत से इलाकों में वे महज एक ही मुख्य भोज्य पदार्थ जैसे कि गेहूं, आलू या चावल पर निर्भर करते थे, एक ही पदार्थ। अगर बारिश नहीं हुई या टिड्डी दल का आक्रमण हो गया तो अगर उसके डीएनए की प्रतिलिपियां समाप्त हो जाती है तो वह प्रजाति लुप्त हो जाती है। जिस तरह पैसे के बगैर कंपनी दिवालिया हो जाती है, अगर किसी प्रजाति के पास डीएनए की बहुत सारी प्रतिलिपियां हैं तो यह उसकी सफलता है और वह प्रजाति फलती फूलती है। लेकिन घरेलू बनाए गए गेहूं, चावल जैसे प्रतिलिपि में डीएनए यानी उसकी प्रतिलिपियां उस प्रजाति की बहुत कम है। इस दृष्टि से 1000 प्रतिलिपियां 100 प्रतिलिपियों से हमेशा ही बेहतर है। कृषि क्रांति का सार यही है।
बदतर परिस्थितियों में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीवित रखना। कृषि क्रांति का सार यही है, बदतर परिस्थितियों में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीवित रखना। लेकिन लोगों को इस विकासवादी गणना की परवाह क्यों करनी चाहिए? कोई भी स्वस्थ दिमाग व्यक्ति महज होमो सेपियंस मानव के जीन समूह की प्रतिलिपियों की संख्या बढ़ाते जाने की खातिर अपने जीवन स्तर को क्यों गिराना चाहेगा? इस आदर्श से कोई सहमत नहीं था। कृषि क्रांति एक जाल है। क्या आपको ऐसा लगता है कि कृषि क्रांति एक जाल था? बहरहाल, यह सवाल उठता है कि जब यह योजना नाकामयाब हो गई तो किसानों ने खेती करना बंद क्यों नहीं कर दिया? कुछ तो इसलिए कि समाज को खड़ा करने और उसका रूपांतरण करने में छोटे-छोटे बदलावों को पीढ़ियों का वक्त लगा था, और कुछ हद तक किसी को यह याद ही नहीं रह गया था कि वे कभी भिन्न तरीके से भी रहा करते थे। कुछ इसलिए कि जनसंख्या वृद्धि ने मानव समाज के लिए उसकी पिछली अवस्था में लौटना असंभव बना दिया था। अगर खेतों को जोतने की प्रक्रिया अपनाने ने किसी गांव की आबादी को 100 से बढ़ाकर 110 कर दिया था, तो उनमें से कौन से 10 लोग इसलिए भूखे मरने को तैयार होते ताकि बाकी लोग अपने अच्छे समय की ओर लौट सकते? वापसी असंभव थी। यह जो विलासिता का पिंजरा बन चुकी थी, पिंजरा एक झटके से बंद हो चुका था। एक ज्यादा आसान जीवन की खोज ज्यादा बड़ी मुसीबत का कारण बन गई, और यह आखिरी बार नहीं हुआ। यह हमारे साथ आज भी होता है। महाविद्यालयों में शिक्षित कितने सारे नौजवान बड़ी बड़ी फार्मों में इस संकल्प के साथ कठोर परिश्रम करने की मांग करने वाली नौकरियां करते हैं कि वे कड़ी मेहनत करके इतना पैसा कमा लेंगे कि जब वे 35 साल के हो जाएंगे तो वे रिटायरमेंट ले लेंगे, और वह पैसा उनकी जिंदगी के वास्तविक लक्ष्यों को पूरा करने में काम आएगा। लेकिन जब तक वे उस उम्र तक पहुंचते हैं तो उसके सिर पर ढेर सारे कर्ज होते हैं। बच्चे स्कूलों में होते हैं, उपनगरों में मकान होते हैं जिनके लिए हर परिवार को 2-2 कारों की जरूरत होती है, और यह एहसास साथ लगा रहता है कि अच्छी शराब और महंगी विदेश यात्राओं के बिना जिंदगी रहने लायक नहीं है या नहीं होती है। उनसे क्या उम्मीद की जाती है कि वे वापस जाकर अपनी जड़ों की तलाश करेंगे? नहीं, वे अपने उद्यमों को दोगुना कर देते हैं और कड़ी मेहनत करना जारी रखते हैं। इतिहास में थोड़े से फौलादी नियमों में से एक नियम यह है कि विलासिताएं जरूरत बनने की ओर प्रवृत्त होती है और नई जिम्मेदारियों का कारण बनती है। एक बार जब लोग किसी खास विलासिता के अभ्यस्त हो जाते हैं तो उस वक्त वे उसके महत्व को नहीं समझते। इसके बाद वे उस पर निर्भर करने लगते हैं। अंत में वे एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां वे उसके बिना रह ही नहीं सकते। हम अपने ही वक्त का एक चिर परिचित उदाहरण लें। पिछले कुछ दशकों के दौरान हमने समय बचाने वाले ऐसे असंख्य उपकरणों को इजाद किया जिनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे हमारी जिंदगी को ज़्यादा आरामदेह बनाएंगे। वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, बर्तन धोने वाली मशीनें, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और ईमेल। पहले खत लिखने, लिफाफे पर पता अंकित करने, टिकट चिपकाने और फिर उसे डाक के डिब्बे तक ले जाने में ढेर सारा वक्त लगता था। खत का जवाब हासिल करने में कई कई दिन या हफ्ते या महीनों तक लग जाते थे। आज और आनन फानन एक ईमेल लिखकर भूमंडल के किसी भी कोने में भेज सकता हूँ, और अगर मेरा पता ऑनलाइन है तो मिनट भर के भीतर उसका जवाब हासिल कर सकता हूँ। मैंने सारी झंझटों और वक्तों को बचा लिया, लेकिन क्या मैं ज्यादा निश्चिंत जिंदगी जी रहा हूँ? सोचने लायक है। सवाल बहुत ही
महंगी पड़ सकती है। बहरहाल दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। कछुआ चाल वाली पोस्ट ऑफिस डाक के जमाने में लोग आमतौर से तभी खत लिखा करते थे जब उन्हें कोई महत्वपूर्ण या जरूरी बात कहानी होती थी। जो दिमाग में आया उसे लिख देने के बजाय वे अपनी बात पर और उसको शब्दों में बांधने के ढंग पर गंभीरता से विचार करते थे। वे इसी तरह के सुविचार जवाब की उम्मीद भी करते थे। ज्यादातर लोग महीनों में थोड़े से खत लिखा करते थे और उन्हें थोड़े से जवाब मिला करते थे और कभी कभार ही तत्काल जवाब देने जरूरत महसूस करते थे। आज मुझे हर दिन दर्जनों भर ईमेल आते हैं, तमाम ऐसे लोगों के ईमेल जो तत्काल जवाब की उपेक्षा करते हैं। हम सोचते थे कि हम समय बचा रहे हैं, इसके बजाय हमने जीवन की चक्की को पहले के मुकाबले 10 गुना तेजी से घुमाया और अपनी दिनचर्या को कहीं ज्यादा उद्विग्नता और क्षोभ से भर लिया। जहां तहां नई तकनीक का विरोध करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है जो ईमेल अकाउंट खोलने से इनकार करता है, उसी तरह जैसे हजारों साल पहले मनुष्यों के कुछ समूहों ने खेती करने से इनकार कर दिया था और इस तरह वे विलासिता के फंदे में कैद होने से बच गए थे। लेकिन कृषि क्रांति के लिए उनमें किसी क्षेत्र के हर समूह के शामिल होने की दरकार नहीं थी। उनसे सिर्फ एक ही समूह को शामिल किया। जैसे ही एक बाड़गी एक समूह बसा और उसने हल चलाना शुरू किया, चाहे मध्य पूर्व या मध्य अमेरिका में, वैसे ही कृषि के प्रसार को रोकना असंभव हो गया। चूंकि खेती ने तेजी के साथ जनसंख्या वृद्धि की परिस्थितियां निर्मित कर दी थी, किसानों ने महज अपनी संख्या के बूते पर भोजन खोजियों को पछाड़ दिया। उनके पास दो ही विकल्प थे, या तो वे अपने शिकारगाहों को खेतों और चारागाहों में बदल जाने के लिए छोड़कर भाग जाते या खुद भी हल संभाल लेते। दोनों ही परिस्थितियों में उनका पुराना जीवन मरणोन्मुख था। विलासिता के फंदे के इस किस्से में एक महत्वपूर्ण सीख छिपी थी, या अभी भी सीख छिपी है। एक आसान जिंदगी मानव जाति की खोज ने परिवर्तन के ऐसे अपरिमित बल को उत्पन्न किया जिसने दुनिया को इस तरह बदल कर रख दिया जिसकी ना तो किसी ने कल्पना की थी और ना आकांक्षा की थी। कृषि क्रांति की साजिश किसी ने नहीं रची थी, ना ही किसी ने अनाज की खेती पर मनुष्य को निर्भर बनाने की कोशिश की थी। यह थोड़े से पेटों को भरने और थोड़ी सी सुरक्षा हासिल करने के उद्देश्य से लिए गए बहुत से तुच्छ फैसलों का उत्तरोत्तर बढ़ता प्रभाव था, जिसने प्राचीन भोजन खोजियों को चिलचिलाती धूप में पानी ढोने पर मजबूर कर दिया। हाँ, आपको वह प्रश्न तो याद है ना, मानवीय सभ्यता के उद्विकास में कृषि क्रांति धोखा है अथवा मानव को नियंत्रित करने वाली एक जाल? यद्यपि इसका जवाब आप स्वयं जानते हैं। बहरहाल इस पूरे सार में एक लाइन तो कही ही जा सकती है, या इस प्रश्न के उत्तर के मानव सभ्यता के उद्विकास में मानव एक ज्यादा आसान जीवन की खोज ज्यादा बड़ी मुसीबत का कारण अपने सर उठा लिया। बहरहाल आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यह रोमांचक कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अंतर्दृष्टिकोण को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।